जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत स्पेशल फोर्स से मैं टारगेट बैच लेके आया हूँ 1 महीना के लिए। मैं चाहता हूँ कि जितना से जितना लोगों को फ़ायदा हो सके बिहार पुलिस के लिए, इसलिए मैं तो पीटी करवाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो जाए। इसके लिए मैं विवेक को लाया हूँ, जो बीपीएससी का पीटी निकाल चुका है और दरोगा का 2 बार मेंस निकाल चुका है। तो आपको मैं विवेक से मिलाना चाहता हूँ, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो सके। विवेक, आइए थोड़ा अपना इंट्रोडक्ट दीजिए। यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आज से टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, आज से लगभग 1 मंथ पूरे हैं बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि जो इसका सबसे मेन पोर्शन होता है जीएस सेक्शन, जो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में होता है, उसको टारगेट करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक मोटा सा भाग जो कि साइंस है, मैं साइंस को तो नहीं, लेकिन ये तीनों सब्जेक्टों को और इकोनॉमिक्स को आपको इस तरह से जरूर एक बेस के रूप में तैयार कर दूंगा कि जो एग्जाम में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपको हैंड ओवर हो जाए। और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सब्जेक्टली चलूँ लेकर आगे। मैं हिस्ट्री को लेना चाहूँगा, उसके बाद फिर पॉलिटी को, फिर ज्योग्राफी को, और मैं इस तरह से आपका सिलेबस लगभग 1 मंथ में ख़त्म तो नहीं कर सकता क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास, और ना आपके पास इतना टाइम बचा है। बस मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग जहाँ तक पढ़े हैं उस चीज़ को रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा अभी से, उतना ही ज़्यादा फायदा है। 1 लाइनर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम 1 लाइनर क्वेश्चन पर ही सब कोई डिपेंडेंट होता है। आपका दरोगा और बीपीएससी का एग्जाम है नहीं, तो आप इस चीज़ को पकड़ते हुए मेन टारगेट कीजिए कि हमें जितना जो पढ़े हमको रिवीजन हो। और मैं तो फिर 1 घंटा हर अभी से लगभग 30 दिन तक क्लास लूँगा, जो कि मैं सब सब्जेक्ट को देखता हुआ चलूँगा। और अगर आप लोग को बेनिफिट होगा तो आप हमें अप्रिसिएट कीजिएगा, वरना धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्लास का टाइमिंग होगा वो 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में होगा। इसीलिए ज़्यादा प्रयास करेंगे विवेक कि जितना हो सके फ़ायदा मिले बिहार पुलिस के छात्रों को। ये बहुत एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, इसीलिए मैं लाया हूँ कि जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसीलिए धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तो मैं शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ। सबसे पहला बार मैं कैमरा के सामने आया हूँ, और मैं भी आप ही लोग का तरह एक स्टूडेंट हूँ, और मुझसे अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा। मैं भी सीख रहा हूँ, और सीखते के साथ साथ मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे से छोटे जो भी मेरे जूनियर हैं, चाहे हमारे साथी हैं, उनको कुछ हेल्प हो जाए। इसी व्यू से मैं आज मेरे दोस्त निशांत जिनका एक चैनल है, उन्होंने कहा कि आज तुम ये क्लास ले लो, तो मैं कोशिश किया हूँ क्लास लेने का। तो मैं शुरू करता हूँ हिस्ट्री का सेक्शन से। और हिस्ट्री का सेक्शन बहुत वास्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसी चीज़ को कि जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन, मैं संक्षिप्त में पूरा हिस्ट्री अभी से आपको बताऊँगा किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है, मैं शॉर्ट में बताऊँगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसे घर पे डीपली पढ़ें, जहाँ तक हम बताएंगे उसके बाद आप घर पे पढ़ेंगे तो इतना तो जरूर है कि हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप एग्जाम दे के आएंगे तो जरूर एक बार बोलेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं फायदा हुआ है इस चीज़ से। तो हिस्ट्री बोला जाता है कि हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या। इतिहास कल भी जो समय बीत गया है उसको भी हम लोग आज इतिहास में बोल सकते हैं कि कल का इतिहास। जितने भी आज से हमारे समय पास्ट की है वो हमारे लिए इतिहास है, जितनी भी बीती हुई समय है वो हमारे इतिहास है। तो इतिहास का शुरुआत तो कोई नहीं देखा है कि इतिहास का शुरुआत कब होता है, लेकिन एक इंसान कल्पना कर सकता है, एक सोच विकसित कर सकता है कि इतिहास का शुरुआत कब से हुआ है। जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बीपीएससी और दरोगा का बैच तो ले नहीं रहा हूँ, मैं बिहार पुलिस का बैच ले रहा हूँ। और इसमें दरोगों को, लड़कों को भी बहुत फायदा होगा। एक बार ज़रूर इनको ये समझ में होगा कि इस क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। तो इतिहास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये एक लाइनर क्वेश्चन है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास, भारत के अगर इतिहास को देखा जाए तो भारत सर्वप्रथम इतिहास का जो शुरुआती दौर अगर मानते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है।
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मैं तो अभी आप लोग को आज मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं मैं जल्दी में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये नहीं बोलिएगा कि यहाँ से निकल गए हैं, थोड़ा सा ऊपर निकल गया मैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जब मैं शुरू से क्लास लेना शुरू करूंगा इतिहास का, तो मैं ऐसा जरूर करूंगा कि आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। घर में दादी जो हमारे कहानी सुनाती थी, हमारे बाबा कहानी सुनाते थे, बस उस तरह से इतिहास आपको सुनाई देगी और आपके दिमाग में जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है दोस्तों कि जो ऐसा इतिहास काल जिसके बारे में ना लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है, ना ही किसी तरह का शिलालेख मिला है, ना ही किसी उस बात तक पढ़ा गया है, सिर्फ एक काल्पनिक सोच थी कि इस तरह का होगा। उसी समय में लोग आदि मानव जिस बारे में आप लोग सुने होंगे ना, मतलब उनको कपड़े का था ना, वो जंगल में घूमते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन उपार्जन करते थे। अब हम लोग आएंगे अधैतिहासिक काल में। तो अधैतिहासिक काल में हम लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अगर जनरल कंपटीशन में आया होगा तो हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो अधैतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे अधैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके बारे में लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, लेकिन एक पुरातात्विक एक चिन्ह है, एक मार्ग है जिसके द्वारा उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको भावनात्मक रूप से हम लोग जान सकते हैं। और ऐतिहासिक काल के बारे में इससे जानेंगे कि जिसके बारे में भावनात्मक लिखा हुआ भी हो, उसका साक्ष्य भी मिलता हो, और जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारी किताबें मिली है। जैसे में हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हमारा बौद्ध काल, हम लोग पढ़ेंगे जैन काल, हम लोग पढ़ेंगे अपना ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं नोट्स ऊपर से बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग पढ़ें। तो उसके बाद हम लोग जब ऐतिहासिक काल में पूछेंगे, बौद्ध ये सब खत्म होगा, जनपद आएगा, महाजनपद आएगा। हम जितने हम लोग जनपद में महाजनपद में बात करेंगे हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, सातवाहन वंश, जितना भी है दक्षिण भारत का भी बात करेंगे, चोल का, सातवाहन का, चालुक्य का। तो ये सब का दक्षिण भारत का भी इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब मेडाइवल हिस्ट्री आएगा, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री आएगा, जब हम लोग मध्यकालीन भारत में आएंगे, तब हम लोग आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का। उस समय का हम पूरा इतिहास आपको पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन आज मेरा टॉपिक क्या है, मध्यकालीन भारत, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बुक के बारे में आता है, कौन कौन से हमारे के यहाँ भ्रमण करने के लिए आए थे, कौन कौन से हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए हम आज पहला टॉपिक मध्यकालीन भारत को लेकर चले हैं। धन्यवाद, मैं शुरू करता हूँ टॉपिक को। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास, जैसा कि जाना जाता है कि इतिहास 30 खंडों में तो हम लोग बांटे थे, लेकिन मेन रूप से हम लोग जिसको पढ़ने के व्यू में बांटते हैं तो उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, आधुनिक इतिहास। तो मेडाइवल इतिहास का शुरुआत हमारे देश में आक्रमण से ही होता है। मतलब प्राचीन इतिहास तक लेके हमारे संस्कृति सब चीज एक रूप में था, हमारे देश के थे। लेकिन जब बात करते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री, तो इसमें आक्रमण शुरू होता है, हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत होती है, और यहाँ से हमारे ऊपर मुगल साम्राज्य का बोल सकते हैं कि स्थापत्य का शुरुआत होता है। मेन रूप से हम लोग को अगर मेडाइवल पढ़ना है तो इसमें मुगल काल के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि कौन भारत में सबसे पहले आया था। तो इसका शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, कितना, 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करता है। कब, 700, देखिए थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है, राइटिंग थोड़ा नहीं पूरा खराब है, तो मैं जो बोलूँगा उस पर गौर कीजिएगा, और जो है हल्का फुल्का कुछ लिखूंगा, इस चीज़ को भी सब कुछ समझिएगा, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, वो 712 ईस्वी में, कितना, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कहाँ पे करते हैं भारत में, तो भारत के सिंध प्रांत में करते हैं। कहाँ करते हैं, सिंध प्रांत में।
सिंध प्रांत का राजा उस समय कौन होता था? दाहिर। सिंध प्रांत के राजा कौन होते हैं? दाहिर। अब सिंध प्रांत के राजा दाहिर होते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। सबसे पहला आक्रमणकारी कौन होता है? अरब आक्रमणकारी। बोलता है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन सा आक्रमणकारी था? तो एक अरब आक्रमणकारी था। कौन सा आक्रमणकारी था? अरब आक्रमणकारी था। और इन्होंने 712 ईस्वी में क्या करता है? भारत पे प्रथम आक्रमण करता है। और ये क्या करता है? जो कि सिंध प्रांत है उसको जीत कर ये वापस चला जाता है। क्या चला जाता है? ये वापस फिर से सिंध चला जाता है, मतलब ये वापस अफगान से वहां चला जाता है, अरब चला जाता है। उसके बाद ये वापस फिर से आता है 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में वापस आता है और ये मुल्तान को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? मुल्तान को जीत लेता है। 712 में किसको जीत लेता है? मुल्तान को जीत लेता है। और ये जो जीता हुआ प्रदेश होता है इसका राजधानी बनाते हैं। कि बहुत सारा बुक में ये सब चीज नहीं है, आप लूसेंट भी उठा के देख लीजिएगा, चाहे बहुत ऐसा बुक है इसमें जो हम बोल रहे हैं नहीं होगा। मैं अपने तरफ से भी फैक्ट जोड़ दूंगा जो कि आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो जो प्रथम राजधानी बनाता है, जो जीता हुआ प्रदेश को राजधानी बनाता है वो अल मंसूर। किसको राजधानी बनाता है मोहम्मद बिन कासिम? अल मंसूर। कौन सा राजधानी? इसको चीज को डिनोट कीजिएगा, जो इंपोर्टेंट टॉपिक हो उसको डिनोट कीजिएगा। जो जीता हुआ क्षेत्र मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत का जो होता है उसकी राजधानी किसको बनाया जाता है? अल मंसूर को। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या किया है। तो जब सबसे पहले जब सिंध पर जीता है तो सिंध के जीतने के साथ भारत पर बहुत बड़ा कर थोपता है, जो कि जिसका नाम होता है जजिया कर। जजिया कर आखिर होता क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब जजिया कर खुली है तो जजिया कर का पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे कि जजिया कर होती क्या। इतिहास इसी के नाम है। अगर हम एक चीज में घुसेंगे तो उसके बारे में हम डीपली घुसते हुए चले जाएंगे। तो जब जजिया कर लागू होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लागू करता है भारत में, कब जजिया कर लागू करता है? 712 ईस्वी में जब सिंध को जीतता है। उसके बाद जब पूरे देश के ऊपर क्या करता है? जजिया कर। जजिया कर है क्या? तो जजिया कर एक गैर मुसलमानों के ऊपर सुरक्षात्मक कर। इस सुरक्षात्मक कर क्या होता है? ऐसा वर्ड सर आप यूज कर रहे हैं, आपको मत सॉरी भाई यूज कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम समझाते हैं आपको कि जजिया कर क्या था। जजिया कर गैर मुसलमान, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो मुस्लिम छोड़ाकर बाकी जितने भी धर्म थे उनके ऊपर एक कर थोपा जाता है। ये कैसा कर होता है? ये कर ऐसा होता है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आपको हमें कर देना पड़ेगा। अब अपने ही देश में हम लोग को ये समझ में होने लगी थी कि अब हम लोग धीरे धीरे किसी का ना किसी का गुलाम होने लगे। बहुत सारे कटाक्ष होगी इस पे, लेकिन जो सच है मैं बोलूँगा, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तो जब सबसे पहले जजिया कर पूछता है कि सबसे पहला कौन सा राजा को जो जजिया कर को लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में प्रथम जजिया कर को लगाए थे, जो कि एक गैर मुसलमान धार्मिक लोगों पे सुरक्षात्मक कर था। जो कि सुरक्षात्मक के रूप में यह था कि मैं आपको रक्षा करूंगा, आपके ऊपर मतलब अटैक नहीं करूंगा, आपको हमें जजिया कर दे दिए। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखिए, जब हम लोग जजिया कर पर हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डीपली। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम होता है। प्रथम राजा कौन होता है जो जजिया कर को लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा होता है अकबर, जो कि बोला जाता है कि इसको खत्म कर दिया जाता है, जजिया कर को खत्म कर देता है। कब ये कर देता है? हम जजिया कर को खत्म कर देता है ये 1564। जजिया कर को समाप्त कौन कर देता है? अकबर। जजिया कर सबसे पहले कौन लाता है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और एक चीज और था कि मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर तो लाया जरूर था, लेकिन इसने कुछ ही चीजों में जजिया कर से लोगों को मुक्त रखा था। जैसे में इन्होंने ब्राह्मण को, बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को, विकलांग लोगों को, भिखमंगे लोगों को, ऐसे लोगों को क्या किया था? ये जजिया कर से मुक्त रखा था। औरतों को, ये सब जजिया कर से इन लोगों को मोहम्मद बिन कासिम मुक्त रखा था, मतलब इन लोग पर जजिया कर नहीं लगेगा। फिर से सुनिएगा, और अगर मेरी बातों को सुन रहे होंगे, मैं ज्यादा अगर तेज बोल रहा हूँ तो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा कि हम ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, या अभी आप आराम से बोलिएगा। मैं पहला क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। आप लोगों से आशा है कि आप हमें इस त्रुटि को बताएंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा। तो मोहम्मद बिन कासिम
जो था वो 5-6 चीज लोगों पे जजिया कर को नहीं लगाया था। तो जजिया कर किस किस पे नहीं लगाया गया था? तो सबसे पहले थे बूढ़ा, ठीक है, बूढ़े लोगों पर जजिया कर नहीं लगाए गए थे, बच्चों पर जजिया कर नहीं लगाए गए थे, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाए गए थे, विकलांगों पर जजिया कर नहीं लगाए गए थे, और औरतों पर जजिया कर नहीं लगाए गए थे, भिखमंगों पर जजिया कर नहीं लगाए गए थे। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर नहीं लगाए गए थे। एक चीज और था, इसमें छुट्टी है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब जजिया कर नहीं लगाए गए थे इसको, तो फिरोज शाह तुगलक, एक जो तुगलक वंश का जब शासन काल आता है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज जो हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो उसी प्रकार तुगलक वंश का एक राजा होते थे, राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू कर दिया था, एक तरह से थोप दिया था। मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो ब्राह्मणों को छूट दी गई थी, उसको कौन खत्म कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया? ब्राह्मणों पर कर, मतलब जो जजिया कर था उसको लागू कर दिया। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? हम लोग जजिया कर के बारे में देखेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आते रहता है कि जजिया कर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर किसने लगाया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक होता है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। किस पर लगा देता है? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर देता है। ठीक उसके बाद आते हैं हमारे अकबर, जिसको लोग अकबर महान बोलते हैं, लेकिन मैं महान बोलता नहीं। तो अकबर आते हैं और इन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। क्या करता है? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। उसके बाद आते हैं हमारे औरंगजेब वापस आता है और फिर से जजिया कर को, औरंगजेब आता है और जजिया कर को फिर से लागू कर देता है 1679 में, ठीक है। 1679 में क्या करता है? औरंगजेब वापस जजिया कर को लागू कर देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक 4 राजा जिसको जजिया कर से रिलेटेड, अभी इसी तरह से 6-7 राजा हैं। तो मैं बताता हूँ, सबके बारे में चर्चा करूंगा। तो अभी हम लोग जजिया कर के बारे में देख रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम, जिन्होंने जजिया कर को लागू किया। दूसरा राजा फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को थोप दिया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था जजिया कर इन लोगों पे। और तीसरा राजा बनते हैं अकबर, जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन औरंगजेब जो 1679 में आता है और फिर से जजिया कर को लागू कर देता है। उसके बाद एक राजा और आता है जिसको जहांदार शाह, जहांदार शाह, कौन आता है? जहांदार शाह। इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर से देखेंगे, चीज को बहुत अच्छा है, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले कासिम लाता है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों को भी जोड़ देता है, अकबर खत्म कर देता है, औरंगजेब वापस लाता है, जहांगीर खत्म कर देता है। एक लाया, एक खत्म किया, फिर एक खत्म किया, ठीक है। औरंगजेब, जहांगीर खत्म किया, जहांदार शाह खत्म किया। उसके बाद फर्रुखसियर आता है एक राजा, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, घिरनीत कायर जिसको बोलता है। फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है? घिरनीत कायर। तो मैं यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्रुखसियर, फिर फर्रुखसियर जो वापस आता है वो जजिया कर को वापस लागू चालू कर देता है, फिर से चालू कर देता है। कौन? फर्रुखसियर। लेकिन अंततः मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह बोलते हैं, इन्होंने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। जजिया करके पूरा इतिहास को मैंने खोला है, इतिहास को समझाया है, आप चीज को समझिएगा और यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर लड़ेंगे। तो जजिया कर के बारे में हम लोग देखा कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लाया इसको, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया जजिया कर, अकबर इसको 1564 में हटा देते हैं और औरंगजेब इसको 1679 में इसको वापस लागू करता है, जहांदार शाह इसको खत्म करता है। उसके बाद फर्रुखसियर वापस इसको लाता है और अंतिम इसको मोहम्मद शाह रंगीला पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर देता है। पूरी तरह से क्या करता है? जजिया कर को समाप्त कर देता है। ये तो हमारे जजिया कर का टॉपिक था, हम लोग चल रहे थे मोहम्मद बिन कासिम पर। जब लेकिन जजिया कर खुला तो मैं जजिया कर को लेकर इतना
डिटेल में चला गया, ठीक है, थोड़ा सा डीप चला गया, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं गया हूँ इसके डीप में, ठीक है। अब हम लोग मोहम्मद बिन कासिम पे बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो जजिया कर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, इसके बाद ये वापस चला जाता है। देखिए अगर मध्यकालीन भारत को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें आक्रमण का रूप मैंने शुरू में ही बताया था आपको, तो इसमें दो आक्रमण, बहुत बड़ा आक्रमण होता है। देखिए जैसे इसमें पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण होता है, थोड़ा सा हिंदी में मैं बहुत ज्यादा लूज हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। प्रथम आक्रमण अरब के द्वारा और द्वितीय आक्रमण तुर्क के द्वारा, तुर्क सरदारों के द्वारा। तुर्क में भी दो लोग का होता है, तुर्क में भी दो लोग का होता है। जो प्रथम होता है महमूद गजनी और दूसरा होता है मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये दो होते हैं। तो मैंने सबसे पहले अरब आक्रमण के बारे में बताया, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे तुर्क आक्रमण पर। तुर्क आक्रमण में महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो महमूद गजनी, सबसे पहले देखेंगे कि गजनी कहाँ का शासक था। तो गजनी एक अफगानी था, एक तुर्क। तो अब हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। तो प्रथम तुर्क बारे में, तुर्क है क्या, तो ये अफगान का था, अफगान शासक अफगानी थे, वहाँ का तुर्क एक समुदाय था। और तुर्क साम्राज्य का स्थापना अल्पतगिन नामक एक तुर्क के द्वारा किया गया था, जो कि 932 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जब अल्पतगिन खत्म होता है, उसके बाद आता है पीरितगिन, उसके बाद आता है सुबतगिन। तो सुबतगिन जो होते हैं, सुबतगिन का बेटा होता है महमूद गजनी। सुबतगिन का बेटा कौन होता है? महमूद गजनी। महमूद गजनी जो होता है वो भारत पर, जब भारत पर ये महमूद गजनी 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। कहाँ की गद्दी पर बैठता है? तो ये तुर्क में जो, हाँ, तुर्क जो अल्पतगिन शुरू किए थे हमारा सब। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। जिस समय इसका पिता सुबतगिन राजा होते थे, इस समय खुरासन का राजा हुआ करता था। खुरासन का एक छोटा सा एरिया का ये सूबेदार या जो भी इसको बोल सकते हैं वो हुआ करता था गजनी। जब गजनी 998 ईस्वी में बोला, तो सबसे पहले ये 10,000 ईस्वी में पूरे 10,000 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण करता है। और भारत के आक्रमण करके ये पेशावर पर हमला करता है। कौन सा जगह पे? पेशावर पर। उस समय यहाँ का शासक राजा जयपाल हुआ करता, जो सिंध, मतलब पंजाब एक सिंध क्षेत्र है, उसका राजा कौन हुआ करता था? जयपाल, जो कि 1000 में ये हमला करता है। इसने कुछ टोटल मिला के 17 आक्रमण भारत पे करते हैं। कितने आक्रमण करते हैं महमूद गजनी? 17 आक्रमण। बोलता है कि महमूद गजनी भारत पे कितना आक्रमण किया है? तो टोटल 17 आक्रमण भारत पे करता है, जिसमें से बहुत सारे आक्रमण है जिसके बारे में मैं 17 आक्रमण के बारे में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को उतना बेनिफिट होगा नहीं। जो मेन आक्रमण है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जो सबसे पहला आक्रमण पूछता है, सबसे पहला आक्रमण कब हुआ है? तो 1000। कहीं किताब 1001 भी देती है, ठीक है, लेकिन हम चलेंगे एनसीईआरटी के साथ। और क्योंकि सबसे प्रमुख बुक आज एनसीईआरटी को ही लेके, हमारे सबसे भारत का सबसे टॉप एग्जाम यूपीएससी होता है, उसको भी यही लेके चलते हैं। तो सबसे प्रथम होता है 1000 से ही लेके चलते हैं। तो 1000 में सबसे पहला मतलब आक्रमण करता है महमूद गजनी, और ये सिंध के कुछ एरिया को जीत के वापस चला जाता है। और हाँ, एक चीज और देखेंगे, जितना भी अभी तक आक्रमणकारी थे, चाहे मोहम्मद बिन कासिम था, चाहे ये गजनी था, ये भारत में क्षेत्र विस्तार के लिए नहीं आया था। इसको सिर्फ धन लूटना था और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना था। क्या करना था? धन, यहाँ का भारत का धन लूटना था और धन अपना प्रचार प्रसार करना था। लोग यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। उसी प्रकार से महमूद गजनी होता है जो भारत पर आक्रमण करता है सबसे पहले 1000 में, फिर उसके बाद 1001 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण कब करता है? 1001 ईस्वी में। इसी प्रकार से लगातार 17 आक्रमण करते हैं। लेकिन सभी आक्रमण के बारे में नहीं, खाली मेन है। तो एक होता है 1008 ईस्वी में, जो नागरकोट पे पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको चर्चा कर दे रहा हूँ कि 1008 ईस्वी में इसने नागरकोट पे हमला करता है।
उसके बाद इसका सबसे जो मेन आक्रमण होता है वो 1025 का सोमनाथ का मंदिर होता है। कब होता है? 1025 का सोमनाथ का मंदिर। 1025 का सोमनाथ का मंदिर को जब ये लूटता है तो इसको यहाँ से बहुत सारे धन की प्राप्तियां होती है, बहुत सारा धन यहाँ से मंदिर से ले जाता है। इस जाते हुए वक्त में इसके ऊपर जाटों ने हमला कर देता है। कौन? जाट समुदाय इसके ऊपर हमला कर देता है और इसका कुछ हिस्सा जो कि लूट के जो सामान ले जाता है उसको छीन लेता है। जाटो क्या करता है? इसको छीन लेता है। जाटो ने इसको क्या करता है? कुछ हिस्सा छीन लेता है। 1025 में सोमनाथ पर किया था। आप लोग इस चीज को एकदम गौर से कीजिएगा, सबसे मेन हमला यही था और 1025 में किया था। सबसे प्रमुख महमूद गजनी का हमला कौन था? सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण था, जो कि कब किया गया था? 1025 में। ठीक है। जब जाट यहाँ से मतलब जब जीत के जाते रहते हैं तो उस समय जाट इस पर क्या करता है? हमला कर देता है, इसका कुछ हिस्सा छीन लेता है। तो ये वापस से आता है और 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर हमला करता है, क्योंकि जाट इसको छीने थे बीच में। तो 1027 में वापस ये जाटों पर हमला करता है। किस पे हमला करता है? जाटों पे हमला करता है। ठीक है। और इसके बाद ये 1030 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी क्या होती है? मौत हो जाती है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि महमूद गजनी के साथ कौन कौन पूछता है, जो एग्जाम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो महमूद गजनी के साथ 3-4 विद्वान आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमेशा पूछता है कि कौन थे इसके साथ आया था, कौन नहीं आया था। ऑप्शन दे देता है, तीन जो आने वाला है, एक नहीं आने वाला, इसमें से बोल देता है कि इसमें से कौन नहीं आने वाले थे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो महमूद गजनी के साथ 4 विद्वान भारत आए थे उनमें से था अल बरूनी। कौन कौन था? देखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। प्रथम था अल बरूनी, दूसरा था उत्वी, तीसरा था फिरदौसी और चौथा था फारूकी। ठीक है। तो महमूद गजनी के साथ 4 विद्वान आए थे, उनमें से कौन कौन थे? अल बरूनी, उत्वी, फिरदौसी और फारूकी। ठीक है। इन चारों विद्वानों ने बहुत सारे बुक लिखे हैं। तो मैं इधर चलूंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा भटकूंगा। मैं अभी मैं इसको एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगा कि ये बुक का लिखा कौन है, इसका कौन है, मतलब बहुत सारा ऐसा जो होता है ना कि बुक के बारे में, अपने हम लोग को स्पीच के बारे में कौन क्या बोला था, कौन नारा दिया था, इस सब टॉपिक पर एक दिन पूरा लिखेंगे। तो इसमें अभी सिंपल जानेंगे कि 4 विद्वान आए थे। कौन कौन? अल बरूनी, उत्वी, फिरदौसी और फारूकी। मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज जहाँ तक हो मैं शुरू किया हूँ तो इसको आज मोहम्मद का गौरी तक इसको कंप्लीट करूँगा। और हो सके तो मैं दिल्ली सल्तनत भी आज चर्चा करूँ हल्का फुल्का ऊपर। उसके बाद मैं कल से आपको एक टाइम शेड्यूल से 1 बजे मैं लाइव रहूँगा। 1 बजे से कल से मेरी क्लास रेगुलर होगी, जो कि अभी से दरोगा तक चलेगा। अगर बाय द वे एक आध दिन मैं गैप करता हूँ या तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी एग्जाम चल रहा होता है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। अल बरूनी, उत्वी, फिरदौसी और फारूकी, ये 4 विद्वान होते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करें, जब ये 1030 में मर जाता है उसके बाद आता है दूसरा आक्रमण। हम लोग चर्चा की तो शुरू में कि तुर्क का 2 सफल आक्रमण होता है, एक महमूद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी। तो अब हम लोग मोहम्मद गौरी के ऊपर चलेंगे। मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी भी एक अफगानी था। ये अफगानी था, इसको अलबुरी तुर्क बोलते हैं। इसको तुर्क में भी बहुत सारे बटे हुए होते हैं, तो इसको अलबुरी तुर्क के सरदारों में से एक जाना जाता था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी सबसे पहले भारत पर 1175 ईस्वी में, कितने में? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हमला करता है। कब करता है? 1175 ईस्वी में मुल्तान पे हमला करता है। और इसके बाद इसने जब मुल्तान को जीत लेता तो इसके अंदर में हो जाता है कि अब तो हम भी गजनी की तरह हम भी जीत लेंगे इसको, सभी प्रांतों को। लेकिन इसको जो दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में, जब 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन की जगह पर जब हमला करता है तो इसका भिड़ंत एक राजपूत राजा भीम द्वितीय से होता है। इसका भिड़ंत किससे होता है?
एक राजपूत राजा भीम द्वितीय से होता है, और भीम द्वितीय इसको इतना मारता है कि इतिहास बहुत कम लिखते हैं इस सब चीज के बारे में। जब हिंदू राजा किसी को मारता है, चाहे हिंदू राजा किसी से शादी किया, इस सब के बारे में इतिहास इस तरह से है। और अगर इस लोगों ने कुछ किया तो इसका इतिहास ये है। तो आप भी बुक पढ़िएगा तो इसके बारे में डीप पूरा पता चलेगा। 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय जब पाटन के गुजरात पर ही हमला करता है तो इसको वहां से मार के भगाता है, चल निकल। उसके बाद वापस जाता, लेकिन एक कमी हमारे हिंदू राजा में, राजपूत राजाओं में भी ये भी थी कि वो माफ करना बहुत ज्यादा कोशिश करते, माफ कर दिया करते थे, चलो हराए छोड़ दिए, चलो निकलो। लेकिन इन लोग क्या करता था, नहीं हराया तो हम तुमको मार ही देंगे, क्योंकि एक खतरा को भाप लेता था कि नहीं अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमको हरा देगा। तो इसके बाद इन्होंने 3 युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी। तीनों युद्ध के बारे में डीपली जाएंगे और बहुत अच्छा से जाएंगे, और अच्छा से आप लोग भी सीखिएगा, ठीक है। आप लोग भी बैठे हुए हैं तो जो भी यहाँ पर हो रहा है उस चीज को नोट्स कीजिएगा, ओवर नोट्स कीजिएगा, और उसके बाद सीखिएगा। जितना ज्यादा यहाँ से बेनिफिट हो, आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में भी, तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में भी डालिएगा और आप लोग लाइव पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे है क्या कि 3 मोहम्मद गौरी युद्ध लड़ता है। तराइन का प्रथम युद्ध, इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। जो कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो 3 युद्ध महमूद गौरी के द्वारा लड़ा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, सॉरी कहीं कहीं हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी कोई, लेकिन मेरा वर्ड को सुनिएगा, मैं वर्ड गलत नहीं बोलूंगा, जो भी मैं जानूंगा वही बताऊंगा। मैं एक भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगा जो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। मुझे गलत नहीं किसी को कुछ भी बतानी, जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हिंदू शाही वंश का अंतिम राजा, हिंदू शाही वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान, वही चौहान का चर्चा कर रहे हैं जिनको बोला जाता है कि 4 बास 24 गज अंगुल लष्ट परमान, अत्ता ऊपर सुल्तान बैठा है मत चुकना चौहान। तो उसी चौहान के ऊपर चर्चा करते हुए, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हराता है। क्या होता है, पूरी तरह से मोहम्मद गौरी को चौहान हराते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या कराते हैं, मोहम्मद गौरी को प्रथम तराइन के युद्ध में पूरी तरह से हराते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि हम लोग के अंदर में एक माफी, हम भारत के लोग हैं, हमारी सभ्यता में माफी बहुत, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको अतिथि को मानना, उन लोग को भी अतिथि मानता था भारत के लोग। बताइए जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं हम उनको अतिथि मानते थे। तो मोहम्मद गौरी को जब ये हराते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो इसको माफ कर देते हैं कि जाओ तुमको हम छोड़ते हैं, जाओ फिर से वापस जाओ। लेकिन मोहम्मद गौरी होता है खतरनाक, इसने वापस फिर से हमला करता है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, और चंदेरी का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, ठीक है। ये सब चीज एकदम आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है। मैं इतिहास को एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, और मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितना भी चीज बोला हूँ अगर आप सुनेंगे इसको 1 से 2 बार, तो मैं इस चीज का गारंटी लेता हूँ कि आपके अंदर में मेरे जैसा कहानी की तरह आपके अंदर में आ जाएगा ये चीज। तो चंदावर तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में होता है। दूसरा होता है मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में दूसरा युद्ध, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चौहान को हार हो जाती है। क्या होता है, चौहान का हार हो जाता है। मोहम्मद गौरी को प्रथम बार में हराता है चौहान, लेकिन दूसरा बार में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है। और तीसरा होता है चंदावर का युद्ध। कौन सा होता है, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में भी किसका जीत होता है, मोहम्मद गौरी का जीत होता है, ठीक है। और मैं आज ये टॉपिक यहाँ तक ही खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा, उसके बाद सब ठीक है, मैं ओवरऑल बस और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चंदावर के युद्ध के बाद जब ये 1100
1194 में चंदावर का युद्ध लड़ता है। उसके बाद ये यहाँ से जाने लगता है, यहाँ से चला जाता है और अपना जो जीता हुआ प्रदेश है उसको अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? अपना गुलाम किस? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। किसका शुरुआत होता है? दिल्ली सल्तनत का। थोड़ा सा यहाँ तक देखें आक्रमण, हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि 2-3 आक्रमण हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में घुसेंगे। कौन सा सल्तनत? दिल्ली। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। एक दिल्ली सल्तनत, एक मुस्लिम आक्रमण मतलब मुस्लिम शासन। एक दिल्ली सल्तनत और एक मुस्लिम शासन। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का बात करेंगे। तो इसका शासन काल होता है 1206 से लेके 1526 तक। कब से कब तक? 1206 सल्तनत। तो 1206 से 1226 तक क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का काल होता है। उसके बाद आता है मुगल काल, जो कि मुख्यतः 1526 से लेकर ऐसे बोल सकते हैं कि 1857 तक चला। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब तक ये पूरी तरह से कमजोर हो गया। क्या हो गया था? पूरी तरह से कमजोर हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के दिल्ली सल्तनत पर मुख्य रूप से पांच एक तरह से बोल सकते हैं ना कि 5 भागों में इस पर शासन किया गया था। 5 साम्राज्य इस पर शासन किया था, जिसमें सबसे पहले हुआ है गुलाम वंश। 5 वंश शासन किए थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसके बारे में हम लोग आगे तो यहाँ देख रहे थे कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुगल काल चला है 1526 से 1857 तक। तो हम लोग अब दिल्ली सल्तनत के बारे में जाते हैं, थोड़ा सा अंदर तक चलते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश तक का कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करें, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब चीज़। लेकिन मैं जल्दी में सोच रहा हूँ, और जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कैसा लगा, और कहाँ कहाँ किस कोई भी चीज़ छूटी है तो जरूर इस चीज़ को बताइएगा, क्योंकि मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो होता है गुलाम वंश। कौन सा होता है? गुलाम वंश, जिसका शासन काल चलता है 1206 से लेके 1290 तक। कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासन चलता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन चलता है 1290 से 1320 तक। 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश आता है। जिसका शासन काल चलता है 1320 से 1414 तक। ठीक है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश का शासन चलता है 1414 से 1451 तक। उसके बाद जो अंतिम होता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासन होता है वो 1451 से लेके अंतिम 1526 तक, जो मैं चर्चा किया हूँ कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक चलता है। तो प्रथम कौन होता है? गुलाम वंश। दूसरा कौन होता है? खिलजी वंश। तीसरा कौन होता है? तुगलक वंश। चौथा कौन होता है? सैयद वंश। और अंतिम कौन होता है? लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वही ऐबक जिसको मोहम्मद गौरी ने जीता हुआ प्रदेश दिया था। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इस चीज को आप लोगों ने समझा होगा। तो मैं चलूंगा गुलाम वंश के ऊपर में। सबसे जो पहला वंश था उसके ऊपर में, दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश है, मैं उसके ऊपर में चलूंगा, गुलाम वंश के ऊपर में, और उसके बारे में देखेंगे। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक बोलिए या गुलाम बोलिए, गुलाम वंश का नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये गुलामों का गुलाम था।
इसमें बहुत सारे गुलाम रहे हैं, जिसे में प्रथम जो इसका गुलाम था, इसको बहुत सारा और भी गुलाम वंश का नाम देता है, कहीं कहीं बहुत सारा नाम देता है गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश का जो प्रथम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसका गुलाम होता है? जो कि गुलाम होता है हमारा मोहम्मद गौरी का, इसलिए इसको गुलाम वंश का नाम रखा है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है वो इल्तुतमिश होता है। कौन होता है? इल्तुतमिश होता है। तो वो गुलामों का गुलाम, कुछ क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो गुलाम तो हो गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम होता है जो कि इल्तुतमिश होता है, तो उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। इसके 10 राजा शासन किए थे गुलाम वंश में। देखिए, हर हिस्ट्री बोले तो शुरू से कि बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी में जितना ज़्यादा कंटेंट आप लोग को दे दूँ। तो गुलाम वंश में 10 राजा राज करते हैं। प्रथम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम राजा कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, यहाँ पर बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के लिए कुछ देना चाह रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा है सब कोई शुरू में प्रॉब्लम कहीं हर जगह क्रिएट होता है, उसको सोल्यूशन हमें ही करना है। तो प्रथम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है? कुतुबुद्दीन। प्रथम शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा होता है इल्तुतमिश। दूसरा इल्तुतमिश। और तीसरा कुछ समय के लिए आराम सा आता है, जो कि 8 महीना शासन करता है। हम लिख देते हैं, इसका उतना चर्चा नहीं है, लेकिन लिख देते हैं आराम सा। ये एक आयोग राजा होता है, 8 माह के लिए मात्र आता है। ये एक आयोग राजा होता है, इसको तुरंत हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक उसके बाद आती है हमारी सबसे प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। उसके बाद हमारे 6ठे नंबर पे आते हैं बहराम शाह। उसके बाद आते हैं महमूद शाह। ठीक उसके बाद आते हैं महमूद नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह। उसके बाद बलबन, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, बलबन। और उसके बाद अंतिम आता है कैकुबाद। ये कैकुबाद या कैमूस। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के 10 राजा हैं। कौन है? दिल्ली सल्तनत के 10 राजा। प्रथम राजा कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इल्तुतमिश। तीसरा आराम शाह, जो कि 8 महीना के लिए आता है। रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, महमूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन और कैकुबाद या कैमूस। अब इसके शासन काल को देखेंगे, किसका शासन काल कब से कब है। देखिए, मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये सब प्रैक्टिस का दिन, बस बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों से जितने भी बिहार पुलिस कैंडिडेट है, चाहे अभी दरोगा की नई बहाली आने वाली है, लगभग सुन रहा हूँ 2100 से 2200 के बीच में, तो अभी से अगर इस सब टॉपिक पर देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछी जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इतना 10 राजा के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मैंने चर्चा किया है कैकुबाद तक, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, गुलाम वंश, उसके राजाओं के बारे में। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था, वो दोस्तों 1206 से लेकर 1210 तक। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1210 तक। जो कि दूसरा होता है, सॉरी, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है। थोड़ी सी माफ कीजिएगा मुझे, इल्तुतमिश बाद में आता है। ये थोड़ा सा आयोग शासक होता है, ये 8 माह के लिए आता है। ठीक है,
तो कुतुबुद्दीन 1206 से लेके 1200 इधर तक 1206 से लेके 1210, आराम सा 1210 से लेके 8 महीना तक रहता है, मतलब मानिए 11, 1210 से 1211। उसके बाद इल्तुतमिश आता है जो 1211 से लेके 1236 तक राज करता है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है, जो कि ये भी एक अयोग्य शासक होता है और इसको हटा दिया जाता है, मतलब वहाँ के प्रजाओं के द्वारा हटा दिया जाता है। तो 1236 से 36 में इसको खत्म कर दिया जाता है, तो 36 से 36 ही रखेंगे। उसका रजिया सुल्तान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम दिल्ली की प्रथम शासिका, भारत की प्रथम शासिका, तो रजिया सुल्तान जो होती है इसका शासनकाल होता है 1236 से लेकर 1240 तक। उसके बाद आता है बहराम शाह, तो बहराम शाह का 1240 से 1242 तक। उसके बाद आता है महमूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक। उसके बाद आता है नसरुद्दीन शाह 1246 से लेकर 1266 तक, नसरुद्दीन शाह। उसके बाद आता है बलबन 1266 से लेकर 1287 तक, बलबन। उसके बाद कैमूर शेख कैकूबाद 1287 से लेकर 1290 तक, ये अंतिम होता है और खत्म होता है यहाँ पर हमारा गुलाम वंश। अब इसके बारे में हम लोग डीप चलेंगे कि गुलाम वंश के बारे में कौन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, आराम शाह क्या क्या। बोलते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था। लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक जब उस पर मतलब भूकंप आता है, बिजली गिरती है तो उस पर टूट जाता है, तो उसको मरम्मत कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। तो इसके बारे में हम लोग डीप चलेंगे।